चांदनी रात थी और सुधा अपने घर के आंगन में बैठी हुई आकाश की तरफ देखते हुए गहरी सोच में डूबी हुई थी। वह रोज अपने घर के आंगन में बैठकर आकाश की तरफ तारों को निहारती रहती थी। हर रोज की तरह सुधा अपने आंगन में बैठी हुई थी। तभी उसकी बेटी बेला उसके पास आती है। माँ, आप यहाँ बैठी हो। मैं आपको कब से बुला रही हूँ। आप ऐसे रोज आंगन में बैठकर आकाश की तरफ क्या देखती रहती हो? बेला बेटा, तू तो जानती ही है, रोज रात को मैं आंगन में बैठकर उन तारों में तुम्हारे पिताजी का चेहरा देखती हूँ। माँ, उन तारों में आपको पिताजी का चेहरा कैसे दिखता है? मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। क्या पिताजी तारों में रहते हैं? माँ, मुझे भी दिखाओ ना, पिताजी कहाँ दिख रहे हैं? मैं तो उन तारों में बहुत देखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे पिताजी का चेहरा दिखता ही नहीं। मेरी प्यारी बिटिया बेला, इतनी रात हो गई है और तुझे अभी तक नींद क्यों नहीं आ रही? जाकर अंदर सो जा। माँ, तुम मुझे कोई एक प्यारी सी कहानी सुना दो ना। कहानी सुनकर मुझे अच्छी नींद आती है। माँ, तुम मुझे आज एक बहुत अच्छी कहानी सुनाना। तुम रोज एक ही कहानी सुनाती हो। बेला बिटिया, अब मैं तुझे रोज रोज नई कहानियां कहाँ से सुनाऊं? नहीं माँ, आज तुम मुझे कोई नई कहानी ही सुनाओ। अगर तुम मुझे कोई कहानी नहीं सुनाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ आज रात भर आंगन में ही बैठी रहूंगी। ये लड़की भी ना बहुत ही जिद्दी होती जा रही है, बात ही नहीं सुनती मेरी। मेरी प्यारी माँ, चलो अब मुझे एक अच्छी सी कहानी सुना दो। ठीक है बिटिया, चल आज मैं तुझे तेरे पिताजी और मेरी कहानी सुनाती हूँ। अरे वाह माँ, आज तुम मुझे पिताजी और तुम्हारी कहानी सुनाओगी। तब तो कहानी सुनने में मजा ही आ जाएगा। सुधा बिटिया, चल आ मेरे पास बैठ जा। अब मैं तुम्हें कहानी सुना रही हूँ। बिटिया, बहुत समय पहले की बात है। उस समय तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय इस घर में सिर्फ मैं और तुम्हारे पिताजी ही रहते थे। बेला बेटा, तेरे पिताजी जंगल से लकड़ियों को काटकर उन लकड़ियों को गांव में बेचा करते थे। और अब उनके जाने के बाद लकड़ियां बेचने का काम अब मैं भी करती हूँ। जंगल से लकड़ियां काट कर बेचना तुम्हारे पिताजी ने ही मुझे सिखाया है। इस काम को करके हम दोनों का पेट आराम से भर जाता है। फिर सुधा बिटिया, एक दिन जब सुबह सुबह तुम्हारे पिताजी मुझसे कहते हैं, सुधा, अरे ओ सुधा, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। मैंने जंगल से ढेर सारी लकड़ियां काटकर जमा कर ली हैं। बस थोड़ी इन लकड़ियों को धूप लगने का इंतजार है। भाग्यवान ऐसा करता हूं, आज दिन भर इन लकड़ियों को सूखने के लिए छोड़ देता हूं। लकड़ियां अभी थोड़ी गिल्ली हैं। आज दिन भर धूप लग जाए तो कल इन्हें बाजार में मैं बेच आऊंगा। अरे ओ भाग्यवान, खाना बनकर तैयार हो गया है क्या? आज दिन भर लकड़ियां काटते काटते मुझे जोरों की भूख लगी है। अगर खाना बन गया हो तो मेरा खाना लगा दो। हाँ जी, खाना बनकर तैयार हो गया है। आपके जाते ही मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। आप जाकर नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है सुधा, मैं जल्दी ही कुएं से नहाकर आता हूँ। तब तक तुम खाना लगा दो। बेटा, तुम्हारे पिताजी अपने नियम के पक्के थे। वे अपना हर काम नियम से करते थे। सबसे पहले वे सुबह सुबह उठकर अपनी बकरी और गाय को चारा देते थे। अरे ओ भाग्यवान, तुम अभी तक सो रही हो। सूरज सर पर चढ़ाया है और अभी तक तुम्हारी आंख नहीं खुली है। हाँ जी, अभी उठती हूँ। आप इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों जगा रहे हो? अभी तो सूरज भी नहीं निकला है। इतने सवेरे उठकर मैं क्या करूंगी? मुझे थोड़ा सा और सोने दीजिए ना। अरे ओ सुधा, मैंने तुमसे कल कहा था ना कि मुझे गांव के बाजार में लकड़ियां बेचनी है। तुम जल्दी से उठ जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। तुम तो जानती हो कि जब मैं लकड़ियां बेचने जाता हूं तो मुझे सुबह से शाम हो जाती है। अच्छा ठीक है जी, मैं अभी उठती हूँ। तुम्हारे पिताजी हर रोज अपने सिर पर लकड़ियां रख दूर दूर के गांव में लकड़ियां बेचने निकल जाया करते थे। लकड़ी ले लो लकड़ी।
चूल्हा जलाने की लकड़ी बहुत ही सस्ते दाम में, और सूखी लकड़ी ले लो। भाग्यवान कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। आज बहुत जोरों की धूप थी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। जरा एक गिलास पानी तो लाना। आज मैं लकड़ियां बेचते बेचते बहुत ही ज्यादा थक गया हूं। हाँ जी, लाती हूँ। अजी, आप आज तो बड़ी जल्दी आ गए, और दिन तो आपको आते आते रात हो जाती थी। हाँ सुधा, आज मेरी लकड़ियां कुछ जल्दी ही बिक गई, तो मैं जल्दी घर आ गया, और आज मेरी लकड़ियां कुछ अच्छे दामों में बिक गई हैं। हाँ जी, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। सुधा, मैं सोच रहा था कि अब हमें थोड़े पैसे बचाने चाहिए। अगर हम थोड़े पैसे की बचत करेंगे तो हमारी आने वाली संतान का भविष्य सुरक्षित होगा, और हम उसे अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, और उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी, और उसे हम पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाएंगे। सुधा, मैं यह नहीं चाहता कि मेरी संतान भी गांव में घूम घूम कर लकड़ियां बेचे। मैं तो यह चाहता हूं कि मेरी संतान अच्छी शिक्षा पाकर एक बड़ा अफसर बने। हाँ जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। जब हमारी संतान होगी तो हम उसे एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाएंगे। इसी तरह हमारे दिन बहुत ही प्यार और हंसी खुशी से कट रहे थे। फिर कुछ महीने बाद बेला बिटिया, तेरा जन्म हुआ। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे जन्म से बहुत ही खुश थे और तुम्हें बहुत प्यार करते थे, और तुम्हारे आ जाने के बाद हम दोनों का जीवन और भी खुशहाल हो गया था। फिर एक दिन बेला बेटा, तुम्हारे पिताजी सुबह सुबह मुझसे कहते हैं, सुधा, हमारी बेटी तो बहुत ही प्यारी है। हम अपनी बिटिया की परवरिश बहुत अच्छी तरह से करेंगे, और इसे पढ़ा लिखा कर एक अफसर बिटिया बनाएंगे। मैं आज से और ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काट कर बेचूंगा, तभी मैं अपनी बिटिया को एक अच्छा भविष्य दे सकता हूं। सुधा, अरे ओ सुधा, सुनती हो क्या? घर में लकड़ियां नहीं है। जितनी भी लकड़ियां थी वह मैंने बेच दी। आज तो घर में खाना बनाने के लिए भी लकड़ी खत्म हो चुकी है। अब तो मुझे जंगल जाकर लकड़ियां लाने ही पड़ेंगी। सुनो सुधा, मैं जंगल जा रहा हूं लकड़ियां लाने। तब तक मेरे लिए तुम कुछ रूखा सूखा खाने को बना देना, क्योंकि मैं लकड़ियां लेकर आऊंगा तो बेचने के लिए तुरंत ही निकल जाऊंगा। ठीक है जी, आप जंगल जाएं लकड़ियां लाने। घर में ज्यादा लकड़ियां तो है नहीं, जो थोड़ी बहुत है मैं उनसे आपके लिए कुछ ना कुछ खाने को बना ही दूंगी। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं अब चलता हूँ। तुम अपनी और बेला का ख्याल रखना। बेला बेटा, इतना कहकर तुम्हारे पिताजी जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए चले जाते हैं। फिर क्या हुआ माँ? पिताजी कहाँ चले गए? बताओ ना माँ। बेटा, आगे की कहानी बहुत दुखद है। इसके बाद हमारी जिंदगी में अंधेरा छा गया। फिर क्या हुआ माँ? ये क्या बोल रही हो? आपकी जिंदगी में अंधेरा छा गया? पिताजी जब जंगल की ओर गए तब क्या हुआ माँ? बताओ ना। बेला बेटा, तुम्हारे पिताजी को गए बहुत देर हो जाती है, मगर वह घर नहीं आते। आज उन्हें जंगल गए बहुत ही देर हो गई, अब तक वे घर नहीं आए। कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गए? नहीं नहीं, ये क्या मैं सोच रही हूँ, वे जल्दी ही घर आ जाएंगे। बेला बेटा, तुम्हारे पिताजी के इंतजार में रात भी बीत गई और सुबह भी हो गई, लेकिन तुम्हारे पिताजी जंगल से घर वापस नहीं लौटे। मेरा मन बहुत ही डर रहा था। मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? मैं तुम्हें गोदी में लिए हुए आंगन में बैठी थी, तभी गांव के हरिया काका मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं, अरे सुधा बिटिया, रघु कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। कहीं गया है क्या? नहीं काका, वो बाहर कहीं नहीं गई। घर में लकड़ियां खत्म हो गई थीं, इसलिए वो जंगल से लकड़ियां लाने गए थे, लेकिन अभी तक वे घर नहीं लौटे। काका, मैं क्या करूं? मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है। वह अभी तक वे जंगल से क्यों नहीं लौटे? सुधा बेटा, गांव के लोग जंगल में किसी आदमी के साथ घटी घटना के बारे में बता रहे हैं। कहीं वह रघु तो नहीं? हरिया काका,
आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए ना। मेरा मन बहुत घबराने लगा है और ऐसी बात सुनकर। सुधा बेटा, तू एक काम कर, मेरे साथ जंगल चलकर वहीं देखते हैं क्या हुआ है। बेला, जब मैं और हरिया काका दोनों जंगल गए तो देखा कि तुम्हारे पिताजी जो कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर गए थे, वे सभी सामान एक पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। बेला बेटा, तुम्हारे पिताजी पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया था और उन्हें पूरा खा लिया था। केवल उनकी हड्डियां छोड़ी थीं, जो वहीं जमीन पर पड़ी हुई थीं। अरे ओ सुधा बेटा, देखती हो ये कुल्हाड़ी और सारी सामग्री तो रघु की है। मगर माँ, वह हड्डियां पिताजी की ही है, यह आपने कैसे जाना? जिसे जंगली जानवरों ने खाया था। बेला, पहले मैं भी यही समझती थी कि जिसे जंगली जानवरों ने खाया वह तुम्हारे पिताजी नहीं हो सकते, मगर उनको गए हुए बहुत दिन हो गए और वह अब तक वापस नहीं लौटे। तब मुझे भी लगने लगा कि तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। अगर वो इस दुनिया में होते तो हमारे पास ज़रूर लौट कर आते बेटा। उनके जाने के बाद मैं जंगल से लकड़ियाँ चुन चुन कर और उन्हें पास के बाजार में बेचकर अपना भरण पोषण करने लगी और तुम्हें पाल कर इतना बड़ा किया। माँ, पिताजी का सपना था कि मेरा नाम एक बड़े से विद्यालय में लिखवाने का। तो क्या तुम मेरा दाखिला एक बड़े से विद्यालय में करवाओगी? बेला बेटा, अगर तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में होते तो हम तुम्हारा दाखिला एक बड़े स्कूल में ज़रूर करवाते, मगर अब उनके जाने के बाद इस घर की पूरी जिम्मेदारी और तुम्हारा भरण पोषण मेरे ऊपर ही आ गया और मेरी आमदनी उतनी नहीं है कि मैं तुम्हारा दाखिला एक बड़े स्कूल में करवा सकूं। माँ, आप फिर रोने लगी। आप क्यों रो रही हो? देखना माँ, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, बहुत रात हो चुकी है, चलो हम अंदर चलकर सोते हैं। और वैसे भी हमें कल सुबह जल्दी उठकर पास के बाजार में लकड़ियां बेचने जाना है। अगले दिन गांव का जमींदार सुधा के घर आता है। सुधा, अरे ओ सुधा, घर में हो क्या? जरा बाहर आओ। अरे सेठ जी, आप आज इधर कैसे आना हुआ? यहाँ कैसे का क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहती हो? ये घर मेरा है, मैं जब चाहूंगा तब यहाँ आ सकता हूँ। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया सेठ जी। सुधा, तुम तो बहुत ही झूठी हो। कितनी बार तुम्हें मैंने किराए के पैसे के लिए कहा और तुमने बार बार कहा कि मैं दे दूंगी। तुमने मेरा पिछले 2 महीने का किराया और उसका ब्याज नहीं दिया है। मैं आपको आपके पैसे 1-2 दिन में दे दूंगी। जैसे ही मेरी ये सारी लकड़ियां बिक जाएंगी तो मैं आपको आपके पैसे ब्याज समेत दे दूंगी। तुम बार बार यही बात बोलती हो, मुझे अब तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं। तुम अब जल्दी से मेरा घर खाली कर दो। सेठ जी, इतने दिनों तक आपने मुझ पर दया किया, थोड़ी सी दया और कर दीजिए। मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर आखिर कहाँ जाऊंगी? मैं आपके 2 महीने का किराया बहुत जल्द ही ब्याज सहित लौटा दूंगी। देखो सुधा, मेरे पास तुम्हारे घर आने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। मैं बार बार पैसे के लिए तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें 2 दिनों का समय दे रहा हूं। अगर 2 दिनों के अंदर तुमने मेरा किराया ब्याज समेत नहीं दिया तो मैं तुम्हारे घर का सारा सामान घर के बाहर फेंकवा दूंगा और घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। अरे बेला बेटा, तू इतनी डरी हुई क्यों है? तू चिंता मत कर, हम ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां बेचकर पैसे जमा करेंगे। मगर बेटा, ज्यादा लकड़ी बेचने के लिए हमें जंगल से ज्यादा लकड़ी लानी होगी। बेला, मैं जंगल की तरफ जा रही हूँ, तो बेटा तू अकेले घर में क्या करेगी? तू भी मेरे साथ चल, हम दोनों साथ में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वैसे भी मैं घर में रहकर क्या करूँगी? वैसे भी मेरा आपके बिना मन नहीं लगता है। मैं आपके साथ रहूंगी तो लकड़ियाँ चुनने में आपकी मदद भी करूंगी। फिर सुधा और उसकी बेटी बेला दोनों घर से जंगल की ओर लकड़ियां लाने के लिए चले जाते हैं। अरे बेला बेटा, तू कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां क्यों काट रही है? ये बहुत बड़ा पेड़ है, तुमसे नहीं कटेगा। माँ, अगर मैं इस पेड़ को काट दूंगी तो हमारे पास बहुत सारी लकड़ियाँ हो जाएंगी और इन लकड़ियों को बेचकर हम किराए के पैसे भर पाएंगे।
अरे बिटिया, इतना बड़ा पेड़ काटने के लिए तू अभी बहुत छोटी है। लकड़ी काटते हुए उस बड़े से पेड़ से एक रोशनी निकलती है और एक बूढ़ा व्यक्ति वहां प्रकट हो जाता है। अचानक से उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर बेला बहुत ही डर जाती है। माँ, माँ, माँ। अरे ओ नादान लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आकर मेरा पेड़ काटने की? बूढ़े व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर सुधा चौंक जाती है और उसे कहती है, बाबा इसे माफ कर दीजिए, ये अभी बच्ची है। इसे मालूम नहीं था कि ये इलाका आपका है। इसे माफ कर दीजिए, इसके पिताजी नहीं हैं। हम दोनों घर में अकेले रहते हैं, जिस वजह से अपनी जीविका चलाने के लिए लकड़ियां बेचते हैं। हमें माफ कर दीजिए बाबा। बस तुम्हारे कह देने से क्या मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? इसकी सजा तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हें भी दूंगा। आपको जो सजा देनी है मैं वह भुगतने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी बेटी को कोई हानि मत पहुंचाना, मैं आपसे विनती करती हूँ। तो ठीक है, अगर तुम सजा से अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें करते हुए भी आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरे पिता के उम्र के हैं और मैं एक विधवा हूँ, और ये मेरे साथ मेरी बेटी है। फिर भी आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो तो ठीक है, मैं अभी तुम्हारी बेटी को मार देता हूँ। नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी बेटी को कुछ मत करना। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं करूंगा, मगर इसके बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और इसके बाद हम तीनों इसी जंगल में मेरी कुटिया में रहेंगे। सुधा बेबस होकर अपनी बेटी को बचाने के लिए उस बूढ़े व्यक्ति से विवाह कर लेती हैं और इसके बाद तीनों जंगल में ही एक कुटिया में रहने लगते हैं। मैंने खाना बना दिया है, जाकर खा लीजिए। माँ, मुझे कोई कहानी सुना दो ना। मुझे कहानी सुनने का बड़ा मन कर रहा है। नहीं बेला, मेरा मन बहुत दुखी है। मैं आज कोई कहानी नहीं सुना सकती। तुम्हारे पिताजी जहां भी होंगे वे हमें वहीं से देख रहे होंगे। पता नहीं वे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि उनके जाने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। मगर माँ, तुमने ये शादी तो अपने मन से नहीं बल्कि दबाव में की है। अगर तुम ये शादी नहीं करती तो वो मेरी जान ले लेते। ये बात तो पिताजी जानते ही होंगे। अरे तुम सुन रही हो क्या? ये तुम रोज कुटिया के बाहर बैठकर रोज रात में आसमान की तरफ क्या देखती रहती हो? काफी रात हो चुकी है, कुटिया के अंदर आ जाओ। रात में जंगल में जंगली जानवर घूमते रहते हैं। सुधा को मैंने कितना दुखी किया है, उसका ये दुख मुझे देखा नहीं जा रहा है, मगर मैं भी क्या कर सकता हूं? उसे सच बता भी नहीं सकता। मैं कितना लाचार हो गया हूं, मगर मैं ये कोशिश अपनी पत्नी और बेटी के लिए ही कर रहा हूं। मगर मैं क्या करूं? अभी सुधा को यह सच्ची बता भी नहीं सकता। मगर जिस दिन सुधा को यह बात पता चलेगी कि मैं ही उसका पति हूं तो वह बहुत खुश हो जाएगी। अभी वह जिस बात से दुखी हो रही है, अगर मैं अपने काम में सफल रहा तो आने वाले समय में हमारा जीवन एक बार फिर खुशियों से भर जाएगा। अब सिर्फ सुबह होने का इंतजार है। अगर कल मेरा उपाय काम कर गया, फिर सुधा को मैं कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। उसके जीवन में यह दुख की रात आखिरी दुख की रात होगी। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, तुम सुन रही हो क्या? जल्दी से घर के बाहर आओ जरा। यहाँ आकार देखो, मुझे बिच्छू ने डंक मार दिया है और उसका जहर मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है और मुझे भीषण दर्द भी हो रहा है। भाग्यवान, मेरी मदद करो। अरे ओ भाग्यवान, तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो? यहाँ आओ और मेरी मदद करो। अच्छा हुआ कि तुम्हें बिच्छू ने डंक मार दिया। तुम्हारे बुरे कर्म जो थे, इन बुरे कर्मों की सजा तुम्हें तो मिलनी ही थी। बुढ़ा व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था।
माँ, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। ये बहुत ही बूढ़े हैं और इन्हें असहनीय दर्द हो रहा है। भले ही इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन हम अपनी इंसानियत नहीं छोड़ सकते और किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। ये बात आपने ही मुझे सिखाई है। बेला की बातों को सुनकर सुधा को बूढ़े व्यक्ति पर दया आती है और वह कुछ जंगली पौधों से उनकी पत्तियां तोड़कर उस बूढ़े व्यक्ति के पैर पर लगा देती हैं। और तभी वहां एक तेज रोशनी निकलती है और वह बूढ़ा व्यक्ति रघु के रूप में बदल जाता है। रघु को अपने सामने खड़ा देख सुधा और बेला दोनों चौंक जाते हैं। अरे आप यहाँ कैसे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या आप जिंदा हो? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। माँ, ये कौन है और क्या आप इन्हें जानती हो? सुधा, जब तुमने मेरे पैर को छुआ तो तुम्हारे छूते ही मेरा श्राप खत्म हो गया और मैं पहले की तरह अपने रूप में वापस आ गया। श्राप? और कैसा श्राप? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ये सारी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? भाग्यवान, मैं तुम्हें सारी बातें शुरू से बताता हूँ। सुधा, जिस दिन मैं घर से कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर लकड़ियां काटने निकला था, उस दिन अभी मैंने थोड़ी सी ही लकड़ियां जमा की है। मैं एक काम करता हूं, एक बड़ा पेड़ काट लेता। अरे वाह, ये पेड़ तो मेरे लिए बिल्कुल सही है। ऐसा करता हूं, इसी पेड़ को काट लेता हूं। इतना कहकर मैं उस पेड़ को काटने लगा। पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था और मेरी पेड़ काटने की वजह से वह चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया और उसके सारे अंडे टूट गए। अपने अंडा को टूटा हुआ देखकर चिड़िया रोने लगी। तभी उसी रास्ते से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने चिड़िया को रोते हुए देखा और उन्हें बहुत दया आई और साधु महाराज मुझ पर क्रोधित हो गए। हे मूर्ख, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? तू कैसा इंसान है? अपने स्वार्थ के चक्कर में तुमने इस चिड़िया के सारे अंडे तोड़ दिए। तुमने इसको भी चोट पहुंचाई और अब खड़ा होकर बेशर्मों की तरह देख रहा है। क्या साधु महाराज, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? ये मैंने जानबूझकर थोड़े ही ना किया है। ये तो गलती से हो गया मुझसे। मैंने कोई जानबूझकर ना इस चिड़िया के अंडे तोड़े हैं या फिर इसको चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अरे ओ पापी मनुष्य, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है क्या? इस जंगल में आकर एक तो तुम इतने बड़े बड़े पेड़ अरे काट ओ रहे साधु हो महाराज, और उन पेड़ों पर आप रहने मुझे वाले इतने बड़े बड़े पक्षियों ज्ञान को मत भी दो। तुम नुकसान यह एक पहुंचा रहे जंगल हो। है और मैं पेड़ नहीं काटूंगा तो अपनी बीवी के बच्चों को क्या खिलाऊंगा? मैं जब पेड़ काटकर उन्हें बेचता हूं तब मुझे 2 पैसे मिलते हैं और उन्हीं पैसों से मेरे घर का गुजारा चलता है। यह जंगल आपने तो नहीं बनाया, यह जंगल आपका नहीं है, तो हम क्यों आपकी इच्छा के अनुरूप पेड़ काटे? इस जंगल पर तो सभी का अधिकार है। तुम बहुत ही दुष्ट इंसान हो। एक तो तुम गलती करते हो और अपनी गलती मानते भी नहीं हो। रुक जा, मैं तेरे घमंड को अभी तोड़ता हूं। अभी मैं तुझे अच्छा सबक सिखाता हूं। तुम मुझे क्या सबक सिखाओगे? तुम खुद ही इतने बूढ़े हो। तुम्हारा एक पैर तो खुद ही कब्र में लटका हुआ है। अच्छा, तुझे अपने जवान होने पर बहुत ही घमंड है। तुम इस नश्वर शरीर पर इतना घमंड कर रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तू अभी से ही बुढ़ा हो जाएगा। तुझे अपने अलावा किसी और का दुख दिखाई नहीं देता है ना? तो तू अभी से ही अपनी पत्नी और बच्चे से दूर इसी पेड़ में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा और कभी भी उनसे नहीं मिल पाएगा। तब जाकर तुझे इस पक्षी की पीड़ा समझ में आएगी। साधु महाराज के इतना कहते हैं रघु बूढ़ा हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? मैं एकदम से बूढ़ा कैसे हो गया? साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अरे तुमसे गलती हो गई। तुम तो अपनी गलती मानने को ही तैयार नहीं थे। जब तुम्हें इसकी सजा मिली तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। यह बात अगर तुम कुछ देर पहले मुझसे कहते तो मुझे अच्छा लगता, मगर तुम्हारे अंदर तो घमंड भरा हुआ था। जा, तू जीवन भर इसी पेड़ के अंदर रहेगा, तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। जब कोई भी लकड़हारा तुम्हारे ऊपर वार करेगा तो तुम्हें भी ऐसे ही भीषण दर्द का सामना करना पड़ेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको यूं ही एक साधारण ब्राह्मण समझ रहा था। मुझे लगा कि आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मगर आप तो एक महान तपस्वी ब्राह्मण हो। आपके श्राप देने के बाद मेरा यह हाल हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरे बीवी बच्चों से दूर मत कीजिए। साधु महाराज, मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ और मेरा एक छोटा सा परिवार भी है। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरी एक नन्ही सी बच्ची भी है। साधु महाराज, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? वो एकदम से बेसहारा हो जाएंगे। मैं जंगल से लकड़ियां काटकर दूर दूर गांव में जाकर उन्हें बेचता हूं। मैं यहां जंगल में लकड़ियां काटकर ले जाने आया था ताकि मैं दूर गांव में जाकर उन्हें बेच सकूं। साधु महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज। बेटा, मैंने क्रोध में आकार तुम्हें बहुत बड़ा श्राप दे दिया है, और श्राप जब एक बार दे दिया जाए तो उसे कोई भी वापस नहीं ले सकता। मगर मैं तुझे इस श्राप से मुक्त होने का एक उपाय बताता हूं। ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे इस वृद्ध अवस्था में तुमसे विवाह करती है और तुम्हारे पैर छू लेती है और तुम्हारी पत्नी के मन में तुम्हारे लिए दर्द की भावना उत्पन्न होती है, तो तू इस श्राप से मुक्त हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? मगर साधु महाराज, आपने तो मुझे इस पेड़ में रहने का श्राप दिया है। मैं इसी पेड़ के अंदर रहूंगा तो फिर मेरी पत्नी मुझसे विवाह कैसे कर सकती है? बेटा, अब तुझे इंतजार ही करना होगा जब तक तुम्हारी पत्नी यहां नहीं आ जाती। मगर एक बात का ध्यान तुम जरूर रखना। यह सारी बातें जो अभी हुई हैं, इन सारी बातों का जिक्र तुम अपनी पत्नी के सामने मत करना। जब तुम अपने पहले की अवस्था में लौट आओगे तब तुम अपनी पत्नी से ये सारी बातें बता सकते हो। अगर तुमने इस हालत में अपनी पत्नी को सारी बातें बताई तो तू हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से गायब हो जाते हैं। सुधा, साधु महाराज के कहे अनुसार जब तुमने मेरे पैर को छुआ तो मैं उनके श्राप से मुक्त हो गया। भाग्यवान, मैं तुम्हारे वहां आने का इंतजार पूरे 6 सालों से कर रहा था और हमारी बेटी भी अब कितनी बड़ी हो गई है। सुधा की आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।